क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर जल संकट आता है तो फिर क्या लगता है आपको हिंदुस्तान में सबसे पहले ये संकट कौन से प्रदेश में आएगा? जहाँ पत्थर का एरिया है उस एरिया में जरूर पानी का प्रॉब्लम आएगा अगर हम आज से इसके लिए अगर एक्शन कुछ नहीं लिए तो। फिर जो ट्यूबवेल हमारे अनुपयोगी हैं पूरे हिंदुस्तान, उन ट्यूबवेलों का एक आपने नस तो खोद ही दिया है। बस देखना यह है कि ये अनुपयोगी ट्यूबवेल पानी की उपलब्धता में अनुपयोगी, लेकिन रिचार्ज में अनुपयोगी है कि नहीं, कि उसका रिचार्ज रेट अगर वो अच्छा खासा निकल रहा है तो बहुत सारा खर्चा बच सकता है। सर ये जो बोरवेल मशीन्स आती हैं, ये बोरवेल जो होता है सर, ये सिलसिला शुरू कब से हुआ है? 1954 में इनटेक वेल नदियों से पानी निकलता था। 90 की दशक में हैंडपंप का एकदम बाढ़ आया और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई 90 की। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट। दोस्तों इस समय मौजूद हैं सदा नीरा इवेंट के अंदर, जो कि भारत भवन की पावन भूमि पर हो रहा है। इस इवेंट में जल संरक्षण और पंच महाभूतों को लेकर हम बात कर रहे हैं। जो जल के ऊपर संकट छाया हुआ है उसे कैसे संरक्षित किया जाए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी हमारे पास तमाम गेस्ट आ रहे हैं वो हमें वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस, उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी और देखी भी होगी कि दोस्तों हम नर्मदा को देख सकते हैं, हम चंबल को देख सकते हैं, हम बेतवा को देख सकते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो पानी जो जमीन के नीचे है, नदियों की नसों में बहता है, उसे कौन देखता है? वो देखते हैं CGWB यानी केंद्रीय भूजल बोर्ड दोस्तों। और हमारे अगले मेहमान उस बोर्ड के उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक हैं और उनके साथ एक बहुत खास मेहमान इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं। दोस्तों भोपाल से मध्य प्रदेश के 48 जिलों में 1529 ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल्स हर 3 महीनों में डेटा नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, सोन, हर नदी के नीचे का पानी, उसके डैशबोर्ड्स, सब कुछ इनके डैशबोर्ड्स पर आता है। 2024 में उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के 3 जिले क्रिटिकल हैं, जमीन का पानी खतरे में है और अटल भूजल योजना 6000 करोड़ जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी CGWB बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। क्षेत्रीय निर्देशक केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर मध्य क्षेत्र, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सदा नीरा के इस मंच पर आइए हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे दोनों ही खास मेहमान का, रीजनल डायरेक्टर अशोक बिस्वाल सर और उनके साथ मौजूद बहुत ही खास मेहमान सीनियर साइंटिस्ट सर राकेश सिंह सर। सर आप दोनों ही खास मेहमानों का सर बहुत बहुत स्वागत है सर वीर भारत पॉडकास्ट के इस खास पॉडकास्ट सेशन में। सर कैसे हैं सर आप, और इस पूरे ही कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है सर? पहले मैं जो ये कार्य करे हैं मध्य प्रदेश सरकार को मैं एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पानी जो लेटेस्ट पानी एक्चुअली हमारा सोसाइटी का जीवन है और पानी नहीं रहेगा तो टोटल मानव समाज भी नहीं रहेगा और मानव अवधि जो बढ़ते जा रहे हैं और पानी का संकट भी आता रहा है, आने जा रहा है। तो भविष्य को देखते हुए, तो ये संकट को देखते हुए तो मध्य सरकार ने जो ये एक कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, जो पानी को कैसे हम बचाए रखें सो दैट हमारा आने वाले जीवन, हमारा आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे और ये संसार मतलब सुख शांति बजा रहे, क्योंकि लिए जो ये स्टार्ट किए हैं प्रोग्राम, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब ये प्रोग्राम के माध्यम से तो क्या करना चाहिए, ये पानी को लेकर जो संकट आ रहे है उससे बचने के लिए तो करेगा हम लोग खुद करना चाहिए, शामिल होना चाहिए। बेशक। राकेश सर आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, मध्य प्रदेश में आप काम कर रहे हैं सर, इस समय देख रहे हैं भूजल को, आप देख रहे हैं जल के ऊपर जो संकट छाया हुआ है उसको आप देख रहे हैं। सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं, लोग भी कोशिश कर रहे हैं, समाज भी कोशिश कर रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस जल संकट से बाहर निकलें और जल का संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये रिसोर्सेज हमारे बिना किसी दिक्कत के मिल पाएं। आप क्या सोचते हैं सर इसको लेकर? बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा जो चीज हम नहीं देख सकते वो भूजल या उनकी नसों की बात, हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण अंश थी, हाँ, जिसमें सदा नीरा का आपका वीर भारत की ट्रस्ट ने बुनियादी प्रश्न लगाया, हाँ, कि जब तक हम नस को नहीं ढूंढेंगे हाँ, कहाँ वो इंजेक्शन या रिचार्ज या भूजल उपलब्धता नहीं हो पाएगी। हाँ, तो CGWB 1957 से
पूरा अन्वेषण पूरे हिंदुस्तान, पूरे मध्य प्रदेश में अन्वेषक बोरवेल किया है कि हम नसों को पूरा रिफाइन कर पाए, समझ सके। फिर उसके बाद 2013 के बाद हमने एक नेशनल एक्यूफर मैपिंग नेक्यूम के नाम से प्रोजेक्ट चला। फिर हमारा नेक्यूम 2.0 जिसमें कि हम जमीन का एक्सरे पूरी तरह के समझ लें कि उसकी रिचार्ज या पानी की उपलब्धि या बारीकियां कहाँ कहाँ। तो उस चीज में जो हमारा आज की जो प्रदर्शनी हमने जो की है, जिसका हमने टाइटल खुद ही अदृश्य खजाना या रखा है, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि नसों की बारीकियां कैसे कैसे उपलब्ध है। तो वो प्रदर्शनी में हमने दिखाने की कोशिश की है कि लोग अपना ब्लॉक को, अपने जिले को, अपना ग्राम पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट को कितने बेहतर से वो समझ सके, जो हमारा रिचार्ज या अन्य एक्टिविटी वहाँ हो सके। भूजल कितना उपलब्ध है, कितना हमें पानी निकालना चाहिए, ये जानकारी किसी को नहीं। सर मेरा एक इसमें प्रश्न है कि हम जब पानी को देखते हैं तो अगर शायद मैं गलत नहीं हूँ सर, तो पानी रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब पानी अपने आप रिचार्ज भी होता रहेगा, बस आप बैलेंस आउट करके उस चीज़ को उपयोग करते रहें। अभी जो संकट शायद छाया हुआ है वो हमारा एक्सेस यूज करना, वेस्टेज करना और पॉल्यूशन बढ़ाना, इस चक्कर में ये जो पूरा संकट है छाया है। एक तो वो बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मैनेजमेंट, प्रबंधन में हमारा वैज्ञानिक सोच नहीं आई। जैसे कि हम रिचार्ज करना है, सभी को रिचार्ज कर दें, सारे कुएं को कल। अगर आपने कोई भी चीज का बीड़ा उठाया है तो कौन सा जगह रिचार्ज के लायक है, बात समस्या है। हम सभी लोगों ने रिचार्ज की क्योंकि अदृश्य है, भाई हमने देखे रिचार्ज कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इस मुहिम में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि रिचार्ज मतलब प्रभावी हुआ या नहीं, उसका मापदंड सरलीकरण लोगों के मन में आ जाए कि हम जो रिचार्ज कर रहे हैं वो रिचार्ज वाकई हमारी धरती मैया को मिला है या नहीं। सर रिचार्ज कैसे होता है, मतलब आप देखें रिचार्ज तो एक जो पानी गिर रहा है आसमान से बारिश में, उससे भी रिचार्ज होता है। और देखिए रिचार्ज पहले ये था कि हम जैसे शहरीकरण करते जा रहे हैं, सब चीज कंक्रीट होने जा रहा है, खेती के स्थान सबसे ज्यादा थे तो ऑटोमेटिक हमारा कृषि के द्वारा ही रिचार्ज हो रहे थे। अब कृषि के एरिया कम होके हमारा शहरीकरण, बिल्डिंग, कंक्रीटिंग हो रहा है। तो जितना आपने शहरीकरण किया उसका आपका पानी जमीन में जाना ही है। तो किस स्थान पे हम पंचर करें जिससे कि उतना पानी जितना बारिश का बह के नदियों में या तालाबों में या समुद्र में चला गया, शहरीकरण का उतना पानी उस जमीन को, धरती माँ को किस स्थान पे करने से दे के ही जाएगा। ये मुख्य समझने की बात है। आपने मान लीजिए जहाँ हमने शहरीकरण किए हैं वो पानी जमीन में जा ही नहीं रहा है और दूसरी जगह कर दे रहे हैं, वो हुआ नहीं वहाँ। तो ये जो सर ने जो प्रदर्शनी के या हमने अदृश्य माध्यम में तकनीकी पहलुओं को हमने बताने की कोशिश किया। हम तो अपने की पूरे जिले के लोग समझे, पूरे ब्लॉक को समझे, अपने ग्राम पंचायत को समझे कि वो रिचार्ज जो बारिश का पानी जो मेन है वो धरती माँ में किस स्थान में किस जगह जाएगी। जैसे कि आपका नस में आपको चला जाए। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि एक कहावत था कि हैजा फैल गया पूरे गांव में, और लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो सभी को सराइंज और इंजेक्शन घोल दिया कि सभी को घोल से सभी लोगों को लगा दिया, तो भी बहुत लोग संख्या में मर गए। लेकिन जिस सिरिंज नस में पानी गया है वही सरवाइव कर पाए। तो रिचार्ज भी वो नस को पहचानना है, सही है कि कहाँ पे आपकी धरती माँ की नस है, या हर पेट, हर ट्यूबवेल, हर चीज को रिचार्ज ही होगा वो निश्चित नहीं है। उसको आपकी नस को भी जानना जरूरी है कि ये बोरवेल पानी दिया है तो दे दिया, या एक हम ट्यूबवेल कहीं भी खोद देंगे और पानी जमीन में चले जाए, ऐसा नहीं। वो स्ट्रेटा वो अपना नस के आधार पर। अशोक सर मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जर्नी रही आपकी, आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, एज एन रीजनल डायरेक्टर आप कहाँ तक पहुंचे, क्या बचपन से सारी चीजें रही आपके साथ में, कहाँ से आपने 12th की, फिर कहाँ से हायर एजुकेशन की, फिर आपने कौन सा एग्जाम निकाल कर फिर आप यहाँ पहुंचे? मैं ग्रेजुएशन जियोलॉजी में किया था उड़ीसा रेवेन्सा कॉलेज कटक से। देन मैं आया MSc टेक और अप्लाइड जियोलॉजी और M.Tech इंजीनियरिंग जियोलॉजी मैंने किया हूँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो भी IIT है। फिर उसके UPSC एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम के बाद मैं CGWB ज्वाइन किया
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है यूपीएससी थ्रू से। तो सीजीएल जॉइन पर मेरा फर्स्ट पोस्टिंग शिलोंग में था, जो टिपिकल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का है। तो उसके बाद मैंने उड़ीसा आया, तो उड़ीसा के बाद मैंने छत्तीसगढ़ में था, और छत्तीसगढ़ में रीजनल डायरेक्टर बन के मैं अभी भोपाल में पोस्टेड हूँ। वाह सर, आप दोनों से ही मेरा प्रश्न है कि सर आप देखिए, आप वाटर स्टडी कर रहे हैं और स्पेशली जब आप भूजल की बात करते हैं, आपने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो आप पूरे ज़मीन का एक्सरे करके देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सर आम लोगों तक वो बातचीत नहीं पहुंच पाती और ना आम लोगों को उसकी जानकारी है। सर मान लीजिए बारिश का पानी आता है तो लोग सोचते हैं खेत में पानी चला गया, मान लीजिए कि पूरा रिचार्ज हो गया, पर जैसा आपने बताया कि सही जगह पर पानी आना ही रिचार्ज होगा, क्योंकि नीचे धरती माँ में किस जगह पानी पहुंचेगा, ऐसे सभी जगह पानी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि रिचार्ज हो गया। आमतौर पर जनता यही सुकून पहुंचता है कि ठीक है पानी गिर गया है, अपन ने डाल दिया है, इसका मतलब मान लीजिए कि ये रिचार्ज कर दिया है। तो ये एक भ्रम आपने हटाया। सर मेरा आपसे दोनों से ही सवाल है कि क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर जल संकट आता है, जो कि जाहिमाम तो बहुत सारी जगहों पर अभी मचा हुआ है, गर्मी आप देख रहे हैं भीषण, कितने तेज तापमान है, पानी कहीं कहीं जगह पे बहुत कम है, कहीं मिल भी नहीं पा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं आज भी, परंतु क्या लगता है आपको कि आने वाले भविष्य में अगर ये संकट ऐसे ही चलता रहा और लोगों ने अपनी मनमानी करी, वेस्टेज करा, पॉल्यूशन करा रिवर्स के अंदर, और ग्राउंड वाटर की जो रिचार्ज है उसको ध्यान नहीं रखते हुए और ग्राउंड वाटर के ऊपर सभी लोग हावी हो गए, तो फिर क्या लगता है आपको हिंदुस्तान में सबसे पहले ये संकट कौन से प्रदेश में आएगा? देखिए एक्चुअली भारतवर्ष में देखा जाएगा तो दो टाइप का प्रदूषण है। एक जो समुद्र का किनारे है जिसको आलुवियम एरिया बोलते हैं, हाँ। नदी का किनारे में वो भी आलुवियम है जहाँ ज्यादा मिट्टी है, हाँ। और एक पत्थर का एरिया है, हाँ। जो हार्ड चट्टान होता है, जैसे मध्य प्रदेश है, भोपाल है, इंदौर है, हाँ। तो ऐसे हार्ड एरिया, दो टाइप का एरिया है। हाँ। तो आलुवियम एरिया में क्या है कि मिट्टी का जो डेप्थ है, हाँ। जो थिकनेस है, हाँ। वो बहुत ज्यादा है। उसमें पानी रहने के लिए भी जगह चाहिए। अंदर में जब भूजल जब रहता है उसको रहने के लिए घर चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस जनरली मिट्टी वाला आलुवियम एरिया में ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी का क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है हमारे हार्ड रॉक एरिया से। और हार्ड रॉक एरिया में क्या है, जैसे पत्थर वाला एरिया, उसमें अगर दरार है पत्थर के नीचे और वो दरार मिलके जैसे रोड टाइप का रास्ता टाइप हो गया, तो दरार के अंदर में पानी जाता है, और अगर हम बोरवेल करेंगे तो ठीक है, दरार में अगर बोरवेल टच कर दिया तो पानी हम ले सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पत्थर का एरिया है उस एरिया में जरूर पानी का प्रॉब्लम आएगा, अगर हम आज से इसके लिए अगर एक्शन कुछ नहीं लिए, जो इमीडिएट एक्शन तो लेना है, अगर आज से अगर नहीं करेंगे तो जरूर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमारा आने वाला पीढ़ी प्रॉब्लम में रहेगा। राकेश सर, उसी कंटिन्यूशन में, हाँ। जैसे कि हम लोग यहाँ सभी लोग चाहे, एक प्रयास तो आप लोगों के द्वारा हो रहा है, एक हाँ। जन भागीदारी, हाँ। क्योंकि भारत सरकार जल संचय जन भागीदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण, उसके एक रूप आप भी हो, कि हम लोग सारे लोगों को मिल के आना होगा। हाँ। उस मिलने में पानी का जो दोहन जो एजेंसीज कर रही हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं कि एक मेरी खेती है, मुझे ट्यूबवेल करना है, मेरे किसी को कोई पूछ, मतलब पानी में मेरा अधिकार है। हाँ। तो सभी लोग करें, लेकिन सब लोग जब पूरा प्राइवेट के द्वारा लाखों ट्यूबवेल जब हो रहा है, तो किस अमुक ट्यूबवेल में पानी निकल रहा है, कितना निकल रहा है, तो हमें नस के बारे में, उसके बारे में पूछना शुरू करेंगे तो पता चलेगा। फिर जो ट्यूबवेल हमारे अनुपयोगी हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन ट्यूबवेलों का एक आपने नस तो खोद ही दिया है, बस देखना यह है कि ये अनुपयोगी ट्यूबवेल पानी की उपलब्धता में अनुपयोगी है, लेकिन रिचार्ज में अनुपयोगी है कि नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा। हाँ। जो ट्यूबवेल अनुपयोगी हाँ। जो है भाई, पानी नहीं निकला, क्या रिचार्ज में भी अनुपयोगी है? नहीं, उपयोगी है। तो फिर रिचार्ज को देख लिया जाए, जिसकी एक सरल विधि बताई गई है कि उसका रिचार्ज रेट अगर वो अच्छा खासा निकल रहा है तो बहुत सारा खर्चा बच सकता है। उसी को वो नस हो मिल गया, हाँ। जिसका जो फ्री में हमारा ट्यूबवेल हुआ है और नस मिल गया है रिचार्ज रेट पे, उसको एक व्यापक स्तर में उसको आपके द्वारा, वीर भारत के द्वारा, हम लोग के द्वारा उनको रिचार्ज किया जाए और उनको बताया जाए कि आसपास ये रिजल्ट निकला, तो इसका एक व्यापक रूप होगा। और जो समस्या है जो आप जो जिक्र कर रहे हैं,
और इसमें रिचार्ज हमारा बेहतर रूप से होगा। तो रिचार्ज मतलब कि बेहतर रिचार्ज है तो उपलब्धता गर्मी में पानी हो जाना, ये मतलब इसका, अगर रिचार्ज है तो गर्मी में पानी हमको मिलेगा। तो ऐसी चीज एक व्यापक रूप हो जाए, जो स्ट्रक्चर हमारे खोदे हुए हैं, बंद पड़े हैं, कहीं बच्चे, हमने उसके ऊपर फिल्म में भी निकाला है कि कुछ ऐसे ट्यूबवेल खुले में पड़े हैं और उसमें जाके बच्चे गिर जा रहे हैं, लाखों गवर्नमेंट का पैसा जाया होता है उस बच्चे को 99 निकालने में, वो मृत पाया जाता है। तो क्या ऐसे ट्यूबवेल को हम प्रॉपर सीलिंग प्रोसेस या रिचार्ज प्रोसेस में ले लेंगे तो बच्चे तो गिरेंगे नहीं और आपके मैपिंग में भी हो जाएगी। तो एक प्रयास भी सर ने गाइडलाइन एसओपी बनाया है कि जिसमें कि जो बोर में बच्चे गिर जा रहे हैं या अनुपयोगी बोर को सिर्फ निशान न लें, उसका रिचार्ज टेस्ट करके उपयोग किया जाए, जिले वाइज, ग्राम वाइज पूरा मैपिंग किया जाए और पूरी सुनिश्चित किया जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में इतने ट्यूबवेल अनुपयोगी हैं, उस अनुपयोगी में नसें इतनी मिल गई है जिसका रिचार्ज रेट अच्छा है, उनको प्राथमिकता से पहले रिचार्ज किया जाए। बेशक, ये काफी अच्छा सुझाव है सर। आजकल हम देखते हैं कि हर एक घर में कहीं ना कहीं, हर दूसरे तीसरे घर में आपको एक बोरवेल मिल जाता है, और ये सच्चाई है समाज की। लोग छुपाकर बोरवेल करवा लेते हैं। ये प्राइवेट कंपनियां जो बोरवेल करती हैं, सरकार से छुप छुपाकर, लोगों से छुप छुपाकर, एजेंसियों से, आप लोगों से छुप छुपाकर रात रात भर में बोरवेल हो जाते हैं। सर आप देखिए कि असल कहानी है क्या। सरकार भी रोक लगाती है कि आप बोरवेल ना कराएं, स्पेशली गर्मी के मौसम में शायद मना भी होता है कि आप ग्राउंड वाटर पे इतना वो ना करें। तो क्या है सही तरीका एक बोरवेल कराने का? कहाँ कराना चाहिए, कहाँ नहीं कराना चाहिए? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? सर बोरवेल क्या है, पानी का कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे घर मिट्टी के ऊपर हम लोग घर का बाउंड्री है, एक पानी का बाउंड्री नहीं है। हाँ। जो पानी लेवल और नीचे है वो पानी मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरा थोड़े से यूज कर रहा है, इसलिए। लेकिन साइंस ये कहता है कि पानी का जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊपर लेते हैं, तो एक बोरवेल से लेते हैं तो दूसरा बोरवेल कितना दूर में होना चाहिए तो क्या उसका वाटर लेवल नीचे ना गिरे, उसका एक रूल है। लेकिन क्या है कि उसको कोई नहीं मानते हैं, एक जानकारी नहीं है, जानकारी होने से भी नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरा घर है, मेरा घर का मैं बोरवेल कर रहा हूँ और पास में और बोरवेल है, जो बोरवेल के बीच में जो डिस्टेंस है इतना रखना चाहिए, वो नहीं मानते हैं। इसमें क्या होता है, उसको अनलिमिटेड पंपिंग हो जाता है। पंपिंग जो हम करते पानी उसमें एक लिमिटेड होना है, उसका रूल है कि पंपिंग की जगह में इसमें 4 घंटा कीजिए, 5 घंटा कीजिए, उसके बाद इतना टाइम छोड़ दीजिए, तो वाटर लेवल आएगा उसका लेवल में, फिर उसका पंपिंग कीजिए। अगर ऐसे नहीं करेंगे, अगर उसको नहीं मानेंगे, तब क्या होगा, वाटर लेवल ऐसे ऐसे ऊपर आने से पहले वो नीचे नीचे गिरते जाएगा। सर कितना डिफरेंस होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सर ने अभी बात, जो एलुवियल एरिया है, जहाँ बालू, सैंड है, ग्रेवल है, तो उसमें ये स्पेसिंग माना गया है कि 100 मीटर की दूरी जनरली लोग रखते हैं। हायर पंपिंग, छोटा पंपिंग नहीं, जो सिंचाई के उपयोग, जो बोरवेल हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट की वाटर सप्लाई जो आपको हरियाणा में मिलेगा, वो 100 मीटर की दूरी गवर्नमेंट की मिनिमम रखते हैं। अब प्राइवेट वालों में एक नियम है कि भाई जिसको इंडिविजुअल डोमेस्टिक यूज करना है, एग्रीकल्चर जिसका है, वो किसी के लिए फ्री है। तो एग्रीकल्चर वाला अपने खेती के लिए हमारे रेगुलेशन में जो केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का जो नियम है, वो एग्रीकल्चर और डिफेंस के लिए फ्री है। तो उनको पता भी नहीं कि वो नजदीक भी कर रहे हैं कि दूर कर रहे हैं, उसमें स्वतंत्रता है, बस देख लेते हैं कि अगले खेत में पानी मिल रहा है तो कोशिश करेंगे उसके नजदीक, कितने नजदीक जाके बोर कर ले जिसमें वही स्थिति उसमें मिल जाए। सर ये जो बोरवेल मशीन्स आती हैं, ये बोरवेल जो होता है इसमें बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और ड्वेल करके, मतलब धरती के कितने फीट आप नीचे आते हैं, पानी निकाल कर आते हैं। सर ये सिलसिला शुरू कब से हुआ है? आपने पहली बार कब से देखा? क्या आप जब छोटे बच्चे थे तब था बोरवेल वाला? सर 91 भूजल एब्स्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे 1954 में इंटेक वेल नदियों से पानी निकलता था और रोटरी वेल के जो FT4 और जो बड़ी कंपनी जो एडेड UNDP के रोटरी कंडीशन में एलुवियल ट्रैक में 12-10 इंच के पानी में हम मशीन थी वो, और नॉर्मली इतनी कॉस्टली अफेयर था कि ये हार्ड रॉक एरिया में वो नहीं था। 90 के दशक में हैंडपंप का एकदम बाढ़ आया, जो हार्ड रॉक ड्रिलिंग्स बात ही सरलीकरण और बड़ी संख्या में हैंडपंप 90 के दशक में बना होता है।
और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई 90 के दशक में। 70 से 80 मतलब पानी निकालने की टेक्निक हुई जो पहले 10 इंची में थी, फिर 8 इंची में हुई, और अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हुई कि 3 इंची भी अगर होल कर दोगे तो हम पंप डेवलप कर लिए निकाल लें। तो पानी निकालने की टेक्निक सस्ती हुई और बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई कि पहाड़ में पहुंचा देंगे, नीचे पहुंचा देंगे, लेकिन पानी को बने रहना, पानी को सस्टेन करना, रिचार्ज नसों में सही पहुंचाना, उसमें हमने नहीं सोचा। तो क्या हो गया, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का जो इजाफा हुआ वो 90 की दशक से शुरू। 90 की दशक में रोप एंड बकेट था, कुआं यूज हो रहा था, जेट पंप, आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि जेट पंप से पानी निकालते थे किसान, एयर कंप्रेसर चलता था। सबमर्सिबल पंप जो है वो 90 की दशक से आना था। 90 की दशक से पहले टरबाइन पंप चला करता था, मतलब टरबाइन पंप जो 10 इंच पे आया था। अब तो सबमर्सिबल पंप आना, बोर का डाया हो जाना और कम से कम होल में भी सबमर्सिबल पंप को नीचे डाल देना, ये बहुत इजी हो गया। तो इसके कारण दोहन, पानी दोहन की टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन जब इजाफा हो गया तो रिचार्ज भी उसी अनुरूप होने की भी इजाफा होना चाहिए, और वो स्थिति यह हो गई जिसमें हम आप लोग बीच में बैठे। बेशक सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश में हम देखें तो जैसे कि जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, अगर उसका मैप देखें तो एक कोने में दिखाई देते हैं। मतलब आप कान्हा केसरी से शुरू करेंगे सर, तो अभी जो नया टाइगर रिजर्व बना हुआ है वो एक कोने में है, वो एक कोने में आपको इतने टाइगर रिजर्व नहीं दिखते हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं सर टाइगर का कहा जाता है कि जहाँ पर जंगल अच्छे होंगे वहाँ पर टाइगर होगा, और जंगल वहाँ अच्छे होते हैं जहाँ पर रिवर्स होती हैं, जहाँ पानी अच्छा होता है। सर मध्य प्रदेश में भूजल की क्या स्थिति है अभी? कौन से एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और कौन से एरिया अभी भी ठीक ठाक स्थिति में हैं? देखिए, ऐसा है कि जो टाइगर रिजर्व है, हाँ, जहाँ हमारा गेनेटिक है, वहाँ रेनफॉल 11 से 1200 है। हाँ, ध्यान रखिए, हाँ, सिवनी 1200, हाँ, मंडला 1200, हाँ, और आपके जो इस तरफ जैसे जाते हैं जो वहीं आपके टाइगर वाले क्षेत्र हैं जहाँ बारिश ज्यादा है। तो बारिश ज्यादा होने के कारण नेचुरल टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन देने की वजह से लोगों का एक फ्री एंट्री नहीं है कि इजिली न जाए। तो जहाँ फ्री एंट्री नहीं है तो जड़ से घास काटने वाले लोग प्रतिबंधित हैं। तो सॉइल कवर, सॉइल मॉइस्चर एक घास न कटने के वजह मेंटेन है, और बारिश खूब, तो उसके कारण वहाँ जंगलों का मेंटेन वहाँ है और बारिश हो रही है और उनको नेचुरल कंडीशन मिल जाता है। और किसी जगह का अगर पानी का संचय न होने में, आपका मिट्टी, घास, पेड़ न होने से तीनों चीज गायब हो जाती है। तो जब तीनों चीज गायब होती है तो रेनफॉल में भी इफेक्ट होता है। तो जैसे मालवा एरिया है, सबसे ज्यादा एरिया है शहरीकरण। जो कॉरिडोर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करोगे तो मालवा है। अब आपको छोटा उदाहरण दे कि आप जब जैसे आते हैं धौलपुर से यमुना, यमुना कहाँ सूखी है? आगरा के पास लगभग लगता है पानी नहीं। और इलाहाबाद में आएंगे, प्रयागराज में आएंगे तो सबसे ज्यादा पानी किसमें मिलेगा? यमुना में। अब प्रयागराज से धौलपुर तक क्या एरिया है? जंगल, पूरे टाइगर, पूरा बीहड़, फॉरेस्ट। तो उससे क्या हुआ कि हमारी 113 नदियां फुल रिचार्ज, जो यमुना को भरपूर पानी दे रही है। हाँ। अब मैं ये कह दूं उस एरिया को संपूर्ण शहरीकरण कर दिया जाए। हाँ। आप बात समझ गए? आपके प्रश्न को हमने दूसरे तरीके से बताया कि जो धौलपुर से आगरा तक पूर्ण शहरीकरण, तो यमुना का वो पूरा बेस लेवल मूवमेंट, पानी की शुद्धता, धारा, आप देखिए यमुना पूरी तरह से शुद्ध मिलती है। पाउच या आपका मंदाकिनी, बेतवा, सब उसी धौलपुर रूट से। इवन एक आम आदमी उस रूट से पैदल नहीं चल सकता, एक डर व्याप्त है। बिल्कुल, शहरीकरण नहीं है वहाँ। सही बात। हाँ, अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आपके जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो हमारा सदा नीरा के कॉन्सेप्ट है कि मछलियां पेड़ पे जब बताया जा रहा है, तो सभी चीजों को आपको देखना है। सॉइल मॉइस्चर, पानी में आपका मिट्टी का कटाव, जब मिट्टी का कटाव रुकेगा तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो ग्रीनरी डेवलप होगी। तो रेनफॉल जो 700-800 हो वो भी 1100 mm पे आएगा, तो बारिश नेचुरल तरीके से वो रिचार्ज करेगी। और बाकी जो पानी गिर रहा है उसको सही नस ढूंढ के रिचार्ज करें।
और जो पानी हम लोग, जो मिनिस्ट्री जो बार बार कोशिश कर रही है, बार बार कर रही है कि आप रीयूज ऑफ यूज्ड वाटर, मतलब हमें इस्तेमाल हुए पानी का पुनः इस्तेमाल, जो हमको बहुत, जो अगला हो सकता है आपके पास ये कॉन्सेप्ट टाइटल मिले, इस्तेमाल पानी का पुनः इस्तेमाल, जो कि अनट्रीटेड किसी नदियों को प्रदूषित कर रही है। तो अगर हम पुनः इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरे भारत भवन की पेड़ पौधों को, उनको उसी पानी को से यूज करेंगे, पानी को हम ड्रिंकिंग यूज करेंगे। तो हम भविष्य की जो प्रश्न कर रहे हैं, इसको हम निपटने के लिए काफी साकार रहे। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। मेरा एक आखिरी सवाल है रीजनल डायरेक्टर सर से। सर, अभी जल शक्ति बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय और जो हमारी भूजल के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं आप लोग लेकर आने वाले हैं ये संकट को देखते हुए? क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक आप चीज़ें लेकर आने वाले हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी यार ये समस्या को हल करने के लिए? क्या ऐसा कुछ खास है? मध्य प्रदेश कंसर्न, हाँ, जो हमारा पानी सुपर 100% पानी हम निकल रहे हैं, हम ये कैलकुलेट करके देखे हैं, 100% पानी जो निकल है उसका 85% ऑन एवरेज एग्रीकल्चर खेती के लिए जा रहा है, और बाकी जो 15% जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, पीने के लिए, घर के लिए और इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। तो एग्रीकल्चर खेती के लिए जो पानी निकले वो है मेन रिस्पॉन्सिबल हम पानी का संकट लगे। तो उसमें एक्चुअली हमको लिमिटेशन लाना चाहिए, क्योंकि हम देखें 24 घंटा बोरवेल से खुला छोड़ देते हैं, खेती में जितना पानी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हम पानी निकल रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए जो मालवा रीजन में पानी ग्राउंड वाटर है, लेकिन वहाँ का स्थिति खराब है, इसलिए कि वो ज्यादा खेती हो रहा है, खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी और लिमिटेड पानी हम निकल रहे हैं, जो कोई नियम नहीं माने, खेती के लिए जो भी चाहे पानी से निकले तो उसमें लिमिटेशन है। और बुंदेलखंड रीजन में वो भी जला संकट का एरिया है, पानी कम है, इसलिए कि वहाँ का पानी ग्राउंड वाटर रहने के लिए स्पेस बहुत कम है, लिमिटेड एक्यूफर जो हमारे पानी रहता है वो लिमिटेड एक्यूफर है। तो वहाँ एक्चुअली जल संरक्षण, ज्यादा बारिश का पानी को खेती के लिए यूज करना, वो करना चाहिए। और जो आप पूछे क्या क्या सीजनली प्रोग्राम ले रहे हैं, हमारा पास जो अभी मेन बड़ा सबसे प्रोग्राम है वो NACU मतलब नेशनल एक्यूफर मैपिंग प्रोग्राम। उसमें क्या है, जहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ क्या एक्यूफर है, कितना डेप्थ में है, वो एक्यूफर का थिकनेस क्या है और एक्यूफर में अंदर में पानी कितना है और पानी का गुणवत्ता क्या है, वो सब के ऊपर डिटेल मैपिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा होल मध्य प्रदेश में हम 2012 से 2022 ये 10 साल में पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक NACIM 2 प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है। NACIM 2 में क्या है, जो राज्य सरकारी अनुरोध से जहाँ इशू बेस्ड पॉकेट है, जैसे रतलाम का कुछ एरिया है, रतलाम सबसे हाईएस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन मतलब ओवर एक्सप्लोइटेड एरिया है, सबसे ज्यादा पानी निकल रहा है रतलाम में। तो रतलाम जहाँ एरिया अभी संकट आ गया, तो वो एरिया हमको राज्य सरकार ने दिए हैं, तो एरिया का एक मैनेजर प्लानिंग दी। NACIM का मेन उद्देश्य है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, अभी तो ब्लॉक वाइज और अभी चल रहे ग्राम पंचायत वाइज हम लोग मैनेजर प्लान करके देंगे कि ये एरिया में पानी इतना है, आपको पानी ऐसे यूज करना है, इतना यूज करना है और ऐसे रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है। क्योंकि मेन बात है हमको पानी का सोर्स एक ही है, बारिश का पानी को हमको रखना है। ये हमारा मोटो है कि हमारा घर में जितना घर के ऊपर जितना बारिश हो रहा है, ये 100 बारिश का पानी को हमको, मेरा काम है कि ये 100 बारिश का पानी को मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं मेरा घर का अंदर में मीटर छोड़ दूंगा। अगर ये मानेंगे हम लोग सब, ये इसको हम प्रयास करेंगे तो पानी का संकट बहुत ये हो जाएगा। एक NACIM का प्रोग्राम चले, NACIM के अंदर हम लोग ब्लॉक वाइज ग्राम पंचायत जो मैनेजमेंट प्लान करें। और अभी एक वाटर लेवल है, ऐसी चीज है, वाटर लेवल से पता चलता है कौन सा एरिया में पानी का संकट आ रहा है कि आने वाला है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे जैसे 15 से 30 वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन है। अभी मध्य प्रदेश में 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन ज्यादा हो गया, जिसका वाटर लेवल मेजरमेंट करने के लिए हमको जाना नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन आ जाएगा डाटा, और इसमें बहुत कुछ हमको डाटा मिल जाएगा, इसमें पॉलिसी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये वाटर लेवल सेक्शन है, जिसको एक रिसोर्स एस्टिमेशन हम करते हैं ब्लॉक वाइज।
मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक है और 4 अर्बन एरिया जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो चारों अर्बन सिटी और 313 ब्लॉक, वो ब्लॉक का रिसोर्स हम लोग मेजर करते हैं हर साल स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। जो हमारे इस एरिया में पानी कितना है, कितना बोरवेल है, कितना पानी हम एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्ट करें, कितना पानी डोमेस्टिक के लिए ले रहे हैं, कितना पानी इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं, तो इससे क्या है एक पॉलिसी बनता है और हमको भविष्य में क्या करना पड़ेगा वो हम गाइड करते हैं। और हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे टायर 2 ट्रेनिंग है, टायर 3 ट्रेनिंग। टायर 2 ट्रेनिंग दिया जाता है हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, उसमें क्या है उनको हम सिखाते हैं जे कहाँ मतलब क्या प्रोसीड्योर है, कैसे पानी का मैनेजमेंट करेंगे और रिचार्ज टेक्निक, कौन सा एरिया में कौन सा टाइप का रिचार्ज स्ट्रक्चर करना है, उसमें क्या क्या डिजाइन होना है, तो इसके बारे में हम सिखाते हैं। और टायर 3 ट्रेनिंग ये डायरेक्ट जो जैसे गांव लोग के साथ होता है, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक, तो उनको तो ये जो पानी का संकट आ रहा है उससे बचने के लिए उनको क्या करना है, कैसे वो हमारे साथ शामिल होंगे, तो इसके बारे में उनके साथ एक ट्रेनिंग तो नहीं है, एक वर्कशॉप डिस्कशन चलता है आपका, चला जाता है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश में। हाँ। और बस ये सब प्रोग्राम हम लोग करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसमें एक चीज है जो सर ने पूछी, अभी हमको 7 जिले जिसका अतिदोहित 100% से ऊपर है, 7 जिले जिसमें प्रमुखतः नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर और आगरा। इन 7 जिलों में इसका भूजल दोहन 100% से ऊपर है। तो हमारा तकनीकी रूप से हमको 2-2.5 साल में एक टास्क दिया गया है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर तकनीकी ज्ञान दीजिए जिससे कि उसका दोहन या रिचार्ज रेट इतना सही हो कि वो 100% के नीचे आए। बेशक सही। तो वो एक टास्क इस कार्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब उस पर आप काम करने उतरने वाले हैं। जिसको JSJB 124 दिया है, मतलब देश के 124 जिले में 7 जिले मध्य प्रदेश के। जैसे जल शक्ति अभियान, JSJB 124 वो टाइटल है, JSJB 100, मतलब पूरे देश के 124 जिले 100% दोहन के ऊपर है, उसमें 7 जिले मध्य प्रदेश के। जल संचय जन भागीदारी। बेशक सर। तो उस 7 जिलों में हम लोगों का तकनीकी मार्गदर्शन ये वो टाइटल है वो कि 100% के नीचे है। और एक सबसे बड़ा जो CGW करता है दैट इज अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, अभी CGW ही कर रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा 3 टाइप का इंस्टीट्यूट है, एक है इंडस्ट्री, एक है माइनिंग और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो ये सब पानी लेते हैं, ये तो अपना बोरवेल करते हैं। तो एक्चुअली बोरवेल नहीं कर सकते हमसे बिना एनओसी के, बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से ये लोग बोरवेल नहीं कर सकते। तो ये लोग अप्लाई करना चाहिए। और ये भूनीर पोर्टल है हमारा, और भूनीर पोर्टल से ये लोग अप्लाई करेंगे और हम उसी हिसाब से पानी जो ले रहे हैं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा भारत सरकार को। तो उसके बाद फिर हम एनओसी देते हैं। लेकिन क्या है, एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करें तो ये एक माध्यम है, ये माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ, जितना जैसे होटल है भोपाल में कितना सारे होटल है, कोई अप्लाई नहीं करे तो अप्लाई करना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को हम इंटीमेट करते हैं कि आपका एरिया में कौन सा होटल है, क्या है, ये लोग अप्लाई नहीं करें और इनको सोबत नोटिस देते हैं। तो बाद में वो क्यों नहीं करें तो उसके लिए एक्शन लेना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और रिसेंटली एक सोर्स सस्टेनेबिलिटी जो मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो ये सोर्स तो देख लिए, जैसे सब घर को पानी दे दिए, लेकिन पानी का सोर्स को भी तो बचाना चाहिए। तो वो सोर्स को हम सस्टेन कैसे करेंगे, जो पानी का सोर्स जहाँ है। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक SOP निकाला है। तो SOP में क्या है कि जो सोर्स सूख जाता है तो सोर्स को हम जीवित कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग हर डिस्ट्रिक्ट में, जितना जो 52 डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी तो 53 हो गया, 52 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के 3-3 ऑफिसर को हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हम रिक्वेस्ट करें और डिस्ट्रिक्ट वालों को हम ट्रेनिंग देंगे। सोर्स ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा एक अच्छा नॉलेज हम शेयर करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ जो पानी के लिए ऊपर काम करते हैं। बेशक सर। सर आज वीर भारत पॉडकास्ट में आपके समक्ष बैठकर ये सारी चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारे साथ दोस्तों मौजूद थे रीजनल डायरेक्टर सर और सीनियर साइंटिस्ट सर अशोक सर और राकेश सर। आपका काम जो आप लोग कर रहे हैं
वो बखूबी आप जब बयां करते हैं काम को तो दिखता है कि आप कितने चिंतित हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। आशा है कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो थोड़े जागरूक हों और इस जल संकट में जब जल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वाटर मैनेजमेंट सीखना, वाटर क्राइसिस समझना, इन तमाम चीज़ों को देखना और उनसे बहुत कुछ सीखकर कैसे हम पानी को बचा सकते हैं उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, वीर भारत न्यास और वीर भारत पॉडकास्ट की तरफ से मैं आकाश शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए सर।